Hello students, today we will discuss about important topic for CBSE 2025 केमिस्ट्री पेपर। यानी जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इनमें से ही आएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन जिनको रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार, तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है, तो वो देखेंगे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री है जो, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे इस वीडियो में, और जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से ही आएगा ऐसा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें से प्रोबेबिलिटी आने की, जो क्वेश्चन आने के चांस है वो ज़्यादा है। तो देखते हैं फर्स्ट जो यूनिट आपकी सॉल्यूशन, इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका हेनरी लॉ और उसकी एप्लीकेशन। हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या है, हेनरी लॉ क्या होता है। एप्लीकेशन में आपका जैसे स्विमिंग का है, उसमें कौन सी गैसें यूज करते हैं, माउंटेन्स का है, एडिमा क्या होता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो हेनरी लॉ और उसकी एप्लीकेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इनडायरेक्ट भी आ सकता है कि भाई एडिमा क्या होता है, कौन सी गैस यूज करते हैं हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग स्विमिंग में जो है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। KH है जो आपकी हेनरी लॉ कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, और जो उसका ग्राफ है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक न्यूमेरिकल आ सकता है। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है, रोल्स लॉ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से KF और KB, इनकी यूनिट पूछ सकता है वो एक नंबर के क्वेश्चन में। KF और KB है जो, उसकी यूनिट पूछ सकता है। न्यूमेरिकल के आने के चांसेस में ज्यादा रहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से, ठीक है। KF और KB की यूनिट आपका एक नंबर में पूछ सकता है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस ये पूछ सकते हैं। ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, वांट ऑफ फैक्टर, आई की वैल्यू निकालने के लिए बोल सकते हो, है ना, कि भाई आई की वैल्यू इस साल्ट के लिए कितनी है। तो वांट ऑफ फैक्टर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से एक न्यूमेरिकल आने के चांस रहता है। हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें से एक नंबर में आपका हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, वो पूछ सकता है। और मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में से भी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का बन सकता है। तो सॉल्यूशन में आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और हेनरी लॉ है, इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। वांट ऑफ फैक्टर में आई की वैल्यू कैलकुलेट करवा सकता है, या फिर आई की वैल्यू पूछ सकता है। साल्ट दे देगा कि फिर उसमें पूछ लेगा इसमें आई की वैल्यू क्या है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर का सीधा डेफिनेशन आएगा, टाइप आएगी, या फिर कोई सॉल्यूशन वो दे देगा आपको सॉल्यूशन और पूछ लेगा कि भाई ये पॉजिटिव एजियोट्रोपिक मिक्सचर है जो पॉजिटिव डेविएशन करेगा या नेगेटिव, यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है। उसके बाद हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, उनमें एक क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका केवल एक नंबर में आएगा, ठीक है। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, इसमें से न्यूमेरिकल आएगा, कम चांस है, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा, और वांट ऑफ फैक्टर में। तो ये था आपका सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके जो न्यूमेरिकल आएगा वो आ सकता है आपका रेजिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का, ठीक है, या फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है जो वो आएगा नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन है जो, इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांस सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, या फिर आपका फैराडे लॉ। तो न्यूमेरिकल आपके रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, इसमें से आ सकता है। नस्ट इक्वेशन और फैराडे लॉ में से आ सकता है, या फिर मोलर कंडक्टिविटी में से आ सकता है। तो न्यूमेरिकल के इसमें रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और नस्ट इक्वेशन एंड फैराडे लॉ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में नस्ट इक्वेशन और फैराडे लॉ और ये रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इनमें से न्यूमेरिकल के चांस सबसे ज्यादा है। ये इसमें आपका कोहलार्ज लॉ,
कोलार्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है। कोलार्स लॉ की आपकी कोलार्स लॉ में से आपसे पूछ सकता है कि भाई मोलर लिमिटिंग कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन, कोलार्स लॉ की एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं। तो और कोलार्स लॉ, नंस्ट इक्वेशन, फैराडे लॉ और ये आपका रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी में से न्यूमेरिकल आने के चांस सबसे ज्यादा है। ईएमएफ की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि भाई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, या किसी वेसल में हम मेटल को स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस तरह के क्वेश्चन ईएमएफ में आएंगे, या रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ईएमएफ की जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। बैटरी में आपको तीन चीजें याद रखनी पड़ेंगी, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग रिएक्शन, और एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। क्या याद रखना है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग रिएक्शन, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है उस बैटरी में, ठीक है। फ्यूल सेल है जो सीबीएसई का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर बार या कई बार पूछता है ये। फ्यूल सेल में भी H2O2 फ्यूल सेल है जो ये आ सकता है, और इसमें ये ही इम्पोर्टेंट है। एक आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो वो देख लेना, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें से एक न्यूमेरिकल आपको बता दिया, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में से आ सकता है। नस्ट इक्वेशन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा ईएमएफ का। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, एनसीईआरटी के कर लेना, उनमें से आ जाएगा, ठीक है। बैटरी में आपके चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शंस, और एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। और ईएमएफ आपके आएगी जो, वो आपके क्या आएगा, एप्लीकेशंस आएगी ईएमएफ की। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप देख लेना, इसमें डायग्राम जो होता है वो देख लेना। और फ्यूल सेल, थर्ड यूनिट आपकी जो केमिकल काइनेटिक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल आते हैं, और आपके जो आर्हिनेस इक्वेशन है, आर्हिनेस इक्वेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, के निकालना, रेट कांस्टेंट, या फिर हाफ लाइफ टाइम आ गया निकालना, उसके बेस पे आते हैं। रेट कांस्टेंट की यूनिट एक नंबर में पूछ सकता है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगी, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगी, तो एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। और इसमें आर्हिनेस इक्वेशन के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो कोलिजन थ्योरी है ना, उसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्राफ का आ सकता है, ग्राफ किस किस के बीच, कंसंट्रेशन टाइम के बीच या कंसंट्रेशन रेट के बीच, है ना, और हाफ लाइफ पीरियड और कंसंट्रेशन पे क्या रिलेशन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और एग्जाम्पल। तो केमिकल काइनेटिक में कहने का मतलब है कि जो न्यूमेरिकल आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आएगा, ठीक है। इसके अलावा आर्हिनेस इक्वेशन से न्यूमेरिकल आ सकता है, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डेरिवेशन पूछ सकता है, हाफ लाइफ पीरियड से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्राफ में पूछ सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है, या फिर आपका कंसंट्रेशन और रेट के बीच क्या रिलेशन है ग्राफ में, वो पूछ सकता है। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल। और इसमें जो आपके लेस इंपॉर्टेंट है, जैसे रेट कांस्टेंट और रेट में क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूलरिटी और आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें क्या डिफरेंस है, तो ये भी कर सकते हो आप। तो ये था आपका केमिकल काइनेटिक्स। तो फिजिकल में आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। अब आप क्या देखते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आ सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपकी पहली यूनिट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट,
तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। कंसिक्वेंसेस में जैसे आपका साइज आ गया, 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट है, उनकी एटॉमिक रेडियस सेम क्यों होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, वाई जिरकोनियम एंड हैफनियम सो सेम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। अब वो एक स्टेप आगे भी जा सकता है, जैसे भाई ये है या ला हफ्ता, तो वो इसमें भी पूछ सकता है जरूर, और इसमें भी पूछ सकता है, आगे भी पूछ सकता है ना। तो केवल ये ध्यान रखिए, जिरकोनियम हैफनियम ध्यान में रखकर नहीं करना है, बल्कि जो आगे के होंगे ना एलिमेंट उनको भी ध्यान रखना है कि नियोबियम टेंटेलम है, ये भी आ सकता है, या फिर वो इसमें से भी आगे भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आपका जरूरी नहीं है यही आएगा, उसके एप्लीकेशन आप वो फर्दर आगे भी दिखा सकते हैं। तो कंसिक्वेंसेस में आपका एक तो ये हो गया, वाई जिरकोनियम हैफनियम सो सेम एटॉमिक रेडियस या साइज। एक आपका बेसिसिटी का आता है, ठीक है, कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है जो वो मोर बेसिक है, और ल्यूटियम हाइड्रोक्साइड है वो लीस्ट बेसिक है। एक ये कंसिक्वेंसेस हो गए, ठीक है। सेपरेशन हो गया। तो इस तरह से इसकी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और इसके कंसिक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, वो 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिनमें अब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, वो देखना है आपको इम्पोर्टेंट। थोरियम है जैसे एफ ब्लॉक में, तो जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सारे एलिमेंट की, वो आपको एक बार रिवाइज करके जाना है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन ये कई बार आता है कि भाई लेंथेनॉइड है, उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो +3 होती है, ये सबको पता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई Sm2 पॉजिटिव इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड Ce4 पॉजिटिव इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई Sm2 पॉजिटिव की जगह Eu2 पॉजिटिव भी आ सकता है, और Cerium4 पॉजिटिव इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्यों है, क्योंकि दोनों भाई अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको +3 करना चाहिए, इसलिए ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद, वो है आपका KMnO4 और K2Cr2O7। इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, KMnO4 और K2Cr2O7। इसमें आपका प्रिपरेशन रिएक्शंस दोनों इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये पूछ लेगा, जैसे पिछली बार आया था पायरुलुसाइट और से आप KMnO4 कैसे बनाएंगे। तो पायरुलुसाइट क्या होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है भाई कि प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 लिखिए, या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है कि भाई राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पायरुलुसाइट और। इनको ऑक्सोएनाइन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। KMnO4 K2Cr2O7 क्या है, ये ऑक्सोएनाइन। तो ये भी पूछ सकता है, राइट द 1 ऑक्सोएनाइन ऑफ मैंगनीज या 1 ऑक्सोएनाइन ऑफ क्रोमियम। तो आपके यही क्या है, आपके ऑक्सोएनाइन से। और पायरुलोसाइट से पूछ सकता है KMnO4 की प्रिपरेशन, या डायरेक्ट आपकी रिएक्शन पूछ सकता है। तो KMnO4 K2Cr2O7 इंपॉर्टेंट है, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कंसिक्वेंसेज इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। उसके बाद जो डी ब्लॉक में आपका इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, कि भाई ट्रांजिशन मेटल है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम की क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पूछ सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का आ सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है ना, n plus mu is equal to n plus 2। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। तो इसमें डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आएगा मैग्नेटिक मोमेंट में,
कि भाई ये दे दिया Fe3 पॉजिटिव, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे देगा, ठीक है, और पूछ लेगा कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट दे देगा, पूछ लेगा इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या फिर आपको ऐसे दे देगा एलिमेंट और उसमें पूछ लेगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। उसके बाद डी ट्रांजिशन कलर है जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज डी ट्रांजिशन क्या है, ठीक है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का कलर क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव का कलर क्या है, ठीक है, ये कलर क्यों नहीं शो करते। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वाई और इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसमें से जिंक और मैंगनीज है जो, उसका इंपॉर्टेंट है कि भाई इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है जिंक और मैंगनीज की लो क्यों होती है ना। तो क्यों होती है, क्योंकि इसमें फुल्ली फिल्ड है और इसमें हाफ फिल्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और KMnO4K2Cr2 उसके कंसिक्वेंस लेंथेनॉइड के। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि भाई Sm2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट और Ce4 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आ सकता है। डी ट्रांजिशन क्या होता है, क्यों कलर शो नहीं करते ये एलिमेंट जो स्कैंडियम जिंक 2 पॉजिटिव। तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसमें डी ट्रांजिशन एब्सेंट होता है ना। एक ही आता है कि भाई KMnO4 और K2Cr7 है, इसमें कल डी जो है सारे क्या होता है, डी ट्रांजिशन तो होता नहीं है, तो ये कलर शो क्यों करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। जो चार्ज ट्रांसफर होता है इसमें, उसकी वजह से क्या होते हैं, ये KMnO4 K2Cr7 कलर शो करते हैं, ठीक है। और चार्ज ट्रांसफर भी कौन सा होगा, लिगेंड टू मेटल। इतना नहीं पूछेंगे लिगेंड टू मेटल, लेकिन चार्ज ट्रांसफर की वजह से इनमें कलर शो करता है। तो ये था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपका नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछ सकता है, कंपाउंड दे देगा, ठीक है, और उसकी नोमेनक्लेचर पूछ लेगा। तो एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके, और जो आपके एक्सरसाइज में है जितने भी एग्जाम्पल, सारी नोमेनक्लेचर आपको करके जा रही है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी का आपका एप्लीकेशन पार्ट पूछेगा, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स है या इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स है, या फिर इन दोनों में से एक आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स क्यों शो करता है, दूसरा इनर स्पेयर क्यों शो करता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जैसे आउटर स्पेयर इनर स्पेयर का हो गया, पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2 है या d2sp3 है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे वैलेंस बॉन्ड और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में से। इसके बाद इसमें जो आता है क्वेश्चन वो आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में से क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आएगा आइसोमेरिज्म में, कि एक नंबर में जैसे ये आ सकता है कि उसमें आपको कंपाउंड दे देगा और उनमें पूछ लेगा कि भाई इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ये। तो आपको देखना है कंपाउंड और उसमें आपको आइसोमेरिज्म आइडेंटिफाई करनी होगी। क्वेश्चन इस तरह का आएगा, ठीक है। या फिर ये आ सकता है कि भाई इनमें से ये कंपाउंड दे देंगे और पूछ लेंगे ये कितना आइसोमर बना सकता है ना। जैसे ये CON2Cl2 पॉजिटिव, तो इसका ध्यान रखना ये कितने आइसोमर बनाएगा, है। तो ये इंपॉर्टेंट है CON2Cl2 वाला। और फेशियल मेरिडोनियल जो आइसोमेरिज्म होता है Ma3B3 टाइप में, तो वो इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपसे पूछेगा कि इनमें कौन सा होता है, हाइड्रेट है, सॉल्वेट है, लिंकेज है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आइसोमेरिज्म में।
तो आइसोमेरिज्म में आपका फेशियल मेरिडोनियल, ऑप्टिकल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये इंपॉर्टेंट है। या चारों लिगेंड डिफरेंट है तो कितने आइसोमर बन सकते हैं, 6 के 6 डिफरेंट है तो कितने आइसोमर बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकते हैं। वर्नर थ्योरी की एप्लीकेशंस, वर्नर थ्योरी की क्या आएगी एप्लीकेशन, जैसे कंडक्टिंग मेजरमेंट है ना, कंडक्टेंस शो कर 4 दे देगा, उनमें पूछ लेगा कि भाई किस में कंडक्टेंस ज्यादा है, या किस में आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, या किस में आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है। तो एप्लीकेशन पार्ट है जो, तो आपको वर्नर थ्योरी में प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। और आपका जो कंडक्टेंस है और ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये आपको किस पे बेस है, ये नंबर ऑफ आयंस पे है। तो आयंस देखने हैं और उसके बेस पर आपको ये बताना है। फ्रीजिंग पॉइंट का ध्यान रखना, जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा उसका रिवर्स होता है फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में तो सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे तो वो सेम होता है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो दोनों ज्यादा। लेकिन नंबर ऑफ आयंस जब ज्यादा होते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा, लेकिन उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कम होता है। तो इस बात का ध्यान रखना। वर्नर थ्योरी, उसके बाद चिलेटिंग लिगेंड, ये डेफिनेशन पूछ सकता है, चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, उसका एग्जाम्पल दीजिए। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये किस टाइप का लिगेंड है, ईडीटी, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो कैसा लिगेंड है ये, हेक्साडेंटेड लिगेंड। मोर साल्ट का फार्मूला पूछ सकता है, पोटाशियम का फार्मूला पूछ सकता है, एक आपका जीसिस साल्ट होता है जो है ना, उसका फार्मूला पूछ सकता है। तो ये था मोर साल्ट, पोटाशियम, जीसस साल्ट क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उस पे चार्ज कितना होता है कॉम्प्लेक्स के, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है नोमेनक्लेचर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी की एप्लीकेशन, आउटर इनर स्फीयर, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आइसोमेरिज्म में आपके टाइप पूछ सकता है, कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म है, ठीक है। फेशियल मेरिडोनियल, ऑप्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है। और ये डेफिनेशन है कुछ, चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, एग्जांपल, ठीक है। मोर साल्ट का फार्मूला, पोटाशियम का फार्मूला, जीसस साल्ट का जो उसका फार्मूला, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट किस टाइप का लिगेंड है, तो टाइप ऑफ लिगेंड में से भी लिगेंड दे देगा और पूछ लेगा कैसा लिगेंड है, ये मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, कैसा लिगेंड है ना। तो ये ध्यान रखना। ईएन है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएन क्या होता है, इथाइन, इथेन 1,2 डाइअमीन है ना, इथेन 1,2 डाइअमीन। तो इन से रिलेटेड आ सकता है, ईडीटी से आ सकता है। तो ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये टॉपिक भी कर जाओगे तो बहुत जो है आपका पेपर सही हो जाएगा लगभग। ऑर्गेनिक का हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वीडियो में। थैंक यू।